नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत द्विवेदी और आप हमारे YouTube चैनल पेज रिकॉर्ड्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का पहला प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री। उसके रूल्स को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसे हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, जिसके जरिए हमने ये जाना था कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आखिर काम कैसे करता है। लेकिन दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मैं ये बता दूं कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी कोई रेफरेंस नहीं है। ये प्रैक्टिकली कहीं भी यूज नहीं होता है। हमने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। यानी कि इस डेफिनेशन से ये निकल के आता है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसको हम एक प्रोसेस में पूरा करते हैं। वो प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। रिकॉर्डिंग का जो काम होता है वो हमारा बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री में होता है। क्लासिफिकेशन का काम होता है हमारा लेजर्स में, और समराइजेशन का काम होता है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एक लेक्चर में पूरा होने वाला नहीं है। इसके लिए मैंने करीब मोर देन 5 वीडियोस तो लगेंगी इसको कवर करने में। ये जर्नल एंट्री का टॉपिक ही ऐसा है, इसको मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है आपका, तो थोड़ा पेशेंस करना पड़ेगा आपको। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री। तो हम इसके रूल्स को आज पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ने से पहले ना आपको 3 मेजर अकाउंट्स के बारे में जान लेना चाहिए। वो 3 मेजर अकाउंट्स कौन कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। इनको भी सब कैटेगरी में बांटा गया है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी कि जो चल फिर सकते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, ये सारे के सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। दे क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ गॉड। राम्स अकाउंट, श्याम और मोहन, मैं और आप भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दोस्तों ये इनका कोई नेचुरली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये लॉ द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। कोई ना कोई एक्ट इन लोगों को, इन पर्सन्स को ना गवर्न करता है। उनको भी एक पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है। बस इनको वोट डालने का अधिकार वगैरह नहीं है। जो सिटीजनशिप एक्ट में जो उनके जो राइट्स हैं ना, वो इन पर्सन्स को नहीं मिले हैं, लेकिन वोटिंग ये पर्सन्स ही है। इनको लॉ के नज़रिए से देखें तो ये एक पर्सन है। फॉर एग्जांपल कंपनीज, दोस्तों कंपनीज के लिए ना कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, और इसके लिए एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013। इसका इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी एक अलग से एक्ट बना हुआ है। बैंक्स के लिए भी अलग से एक एक्ट बना हुआ है जिसको हम कहते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एनजीओज के लिए भी अलग से बना हुआ है। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दोस्तों ये वो वाले अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन या फिर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर अकाउंट्स। इट इज़ नॉट डायरेक्टली देयर अकाउंट। दोस्तों ये डायरेक्टली के बीच में ना रिलेटेड टू भी लिख लीजिएगा। इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर अकाउंट्स। ये असल में पूरा सेंटेंस नहीं है, ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो बीच में लिख लीजिएगा डायरेक्टली। ये डायरेक्टली रिलेटेड, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर अकाउंट्स होगा। ठीक है।
but it represent and is linked to them. For example, outstanding expenses. दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि ये आखिर एक्सपेंसेस कौन से होते हैं जो ड्यू हो चुके हैं और हमने उसे पे नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे होते हैं। तो ये उस बंदे को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके ये एक्सपेंसेस हैं, जिनके एक्सपेंसेस अभी तक हमने पे नहीं किए, ड्यू करके रख सकते हैं। ठीक है जी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने किसी को अगर एडवांस में एक्सपेंसेस अगर पे कर दिए हैं, अगले साल का एक्सपेंसेस हमने इस साल पे कर दिया, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो जिसको हमने पे किया है वो हमारा वो कोई पर्सन ही होगा, वो उस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। एक्रूड इनकम, जैसे एक्रूड एक्सपेंसेस होता है वैसे हमारा एक्रूड इनकम भी हो सकता है, जो कि ड्यू नहीं हुआ है, लेकिन जितने पीरियड के लिए वो एक्सपेंसेस है या फिर इनकम है, उसका कुछ पार्ट, उस टोटल ड्यूरेशन का कुछ पार्ट हमारे फाइनेंशियल ईयर में बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा, तो उतना पोर्शन हमारा एक्रूड होगा, वो ड्यू नहीं हुआ है, लेकिन वो हमारे फाइनेंशियल ईयर के में बिलोंग कर रहा है उसका कुछ पार्ट, तो हम उसे इसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे अपने फाइनेंशियल ईयर में, तो वो हमारा एक्रूड इनकम होता है, तो हमारा एक्रूड एक्सपेंसेस होता है, वैसे ही एक्रूड इनकम भी होता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर हमने किसी से एडवांस में इनकम रिसीव कर ली है तो वो उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रही है जिससे हमने इनकम एडवांस में रिसीव की है। अनअर्न्ड कमीशन, दोस्तों अनअर्न्ड और एक्रूड एक ही होता है, दोनों का मतलब। डेटर एंड क्रेडिटर्स, ये भी हमारे पर्सनल अकाउंट्स ही होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट pertaining to all incomes, expenses, losses and gains। सारे के सारे इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, ये सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। रियल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? द रियल अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज अदर देन पर्सनल अकाउंट। दोस्तों हमने डेटर के बारे में पढ़ा था, जिनको हमने क्रेडिट पे कोई माल बेचा होता है या फिर सर्विस उनको दी होती है, लेकिन उन्होंने अभी तक पे नहीं किया, तो वो हमारे डेटर हो जाते हैं। उनके अलावा वो हमारी एसेट्स ही होते हैं, लेकिन वो हमारे रियल अकाउंट में काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अदर देन पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही रियल अकाउंट में लायबिलिटीज भी आती हैं, लेकिन क्रेडिटर नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिटर एक पर्सनल अकाउंट है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में पर्सनल अकाउंट का क्या नियम होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये डेबिट क्रेडिट क्या है, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। डेबिट क्रेडिट आर जस्ट इज सिंपल लाइक प्लस एंड माइनस। दोस्तों डेबिट और क्रेडिट बस एक सिंबल होते हैं, जैसे प्लस और माइनस। इनका कोई मीनिंग, एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं होता, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। They represent that if one account is increases or decreases, then simultaneously some other accounts are decreases or increases। यानी कि एक अकाउंट अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसका डुअल इफेक्ट होता है, कि हमने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर एक अकाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो साइमल्टेनियसली कोई दूसरी अकाउंट भी डिक्रीज या इंक्रीज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर हमने कोई कैश में परचेज किया है तो हमारा कैश डिक्रीज होता है और स्टॉक इंक्रीज होता है। एक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा अकाउंट डिक्रीज, एक अकाउंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हमने क्रेडिट में परचेज किया है तो क्या क्या इंक्रीज हो रहा है? स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है और क्रेडिटर भी इंक्रीज हो रहे हैं हमारे, क्योंकि हमने उन्हें पे नहीं किया। तो डेबिट और क्रेडिट सिर्फ एक मतलब यही रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर एक अकाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो साइमल्टेनियसली कोई दूसरा अकाउंट भी डिक्रीज या इंक्रीज होता है। एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, हर डेबिट का क्रेडिट होता है। और इसका नियम क्या होता है?
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होता है हमारा वो डेबिट होता है और जो गिवर होता है वो हमारा क्रेडिट होता है। ये पर्सनल अकाउंट का नियम है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या होता है? जो हमारे बिजनेस में आता है। और क्रेडिट कौन सा होता है? जो हमारे बिजनेस से चला जाता है। ये हमारा रियल अकाउंट का नियम होता है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल गेन्स एंड इनकम आर क्रेडिट। सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होते हैं और सारे के सारे गेन्स और इनकम क्रेडिट होता है, क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल में ये सारे के सारे जो रूल्स हैं इनकी एप्लीकेशन कैसे होती है, ये कैसे किसी ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होते हैं, वो सारा का सारा हम अगले वीडियो में डिस्कस करना चालू करेंगे। और वो बहुत लंबा होने वाला है, उसको करीब हमें 4-5 पार्ट में पढ़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और जनरल एंट्री के बारे में मैं दोस्तों ये बता दूँ, ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं कहीं अकाउंट्स की फील्ड में, तो वहाँ पे आपसे जनरल एंट्री पूछ ली जाती है। तो जनरल एंट्री आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सीखिएगा और पेशेंस के साथ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। नमस्कार। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।